हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेकअप बाबू यूट्यूब चैनल में मैं जाहिद अली आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी को ही आगे बढ़ाते हुए समझेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे DPSP के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हमने पॉलिटी का पिछला वीडियो एंड किया था मौलिक अधिकार पे, जिसको हमने अनुच्छेद 12 से 35 तक में पढ़ा था और संविधान के भाग 3 में वर्णित किया गया था। अब उससे हम आगे बढ़ते हैं। भाग 3 के बाद भाग 4 आता है, जिसमें है ना राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 35 जो एंड हुआ था मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 35 पे, अब उससे आगे बढ़ेंगे तो अनुच्छेद 36 से शुरू होगा जो 51 तक चलेगा। तो कुल मिला के लगता है कि ये भी एक मौलिक अधिकार का ही पार्ट है, तभी तो 35 के बाद 36 से स्टार्ट होता है और भाग 3 के बाद भाग 4 में इसको जगह दिया गया है। तो वास्तव में दोस्तों ये सही में है ना, ये वास्तव में मौलिक अधिकार का ही पार्ट है। संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो BN राव थे, BN राव, उनका ऐसा मानना था कि मौलिक अधिकार नागरिकों को दो तरह का दिया जाए। एक मौलिक अधिकार है ना, एक मौलिक अधिकार वो हो जो नागरिकों को डायरेक्ट तौर पर दिया जाए, जो न्यायालय में परिवर्तनीय हो, यानी कि जिसको है ना, जिसको न्यायालय में चुनौती दिया जा सके, जिसके सुरक्षा की गारंटी न्यायालय लेता हो, और एक ऐसा जो जिसके सुरक्षा की गारंटी न्यायालय नहीं लेता हो, ऐसा मौलिक अधिकार दिया जाए। तो चूँकि उस समय इमीडिएटली ये मौलिक अधिकार देना संभव नहीं था, इसीलिए इसको डायरेक्ट उसी समय लागू नहीं किया गया और इसमें यह प्रावधान जोड़ा गया कि धीरे धीरे राज्य इसको क्या करेगी, लागू करेगी, लेकिन इसको न्यायालय में है ना इन्फोर्स नहीं किया जाएगा, यानी कि न्यायालय में इसके लिए चुनौती नहीं दिया जाएगा। जैसा कि मौलिक अधिकार में ये प्रावधान है कि अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम उसको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इसके लिए है ना हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करेगी और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करेगी और हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षा करेगी। जबकि ये जो मौलिक अधिकार एक तरह का मौलिक अधिकार है, लेकिन इस मौलिक अधिकार की रक्षा की गारंटी न्यायालय नहीं लेता है। हाँ, ये इतना ज़रूर बोलता है कि ये राज्यों का कर्तव्य है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट, है ना, ये राज्यों का कर्तव्य है कि नीति निर्माण करते समय वो क्या करे, इन सारे तत्वों को लागू करने का प्रयास करे। तो ये बात है, ये एक तरह का है ना मौलिक अधिकार ही है, लेकिन ये राज्यों को दिया गया है। ये किसको दिया गया है? राज्यों को दिया गया है, और ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो उनका BN राव का तो मानना था कि इसको मौलिक अधिकार A और मौलिक अधिकार B के तहत इसको शामिल किया जाए, लेकिन जब इस पर विचार विमर्श किया गया तो फिर इसको राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया गया। तो दोस्तों ये बात यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं इसके डेफिनेशन को। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या होता है? आमतौर पर है ना स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये क्या होते हैं। मौलिक अधिकार तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना बहुत उनके लिए गंभीर समस्या बन जाता है। तो पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, ये राज्यों को संविधान द्वारा है ना, भारत की संविधान द्वारा राज्यों को दिया गया कुछ निर्देश है ना, कुछ इंस्ट्रक्शन है। जैसा कि आप इसके डेफिनेशन से अच्छे से समझ सकते हैं। DPSP आर द गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन गिवन टू द स्टेट। DPSP आर द गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश गिवन टू द स्टेट, राज्य को दिया गया है ना। राज्य कौन, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, है ना। राज्य कहने का मतलब सभी राज्य। स्टेट ऑफ इंडिया है ना, स्टेट ऑफ इंडिया किसको दिया गया है? तो स्टेट ऑफ इंडिया को क्या दिया गया है? तो गाइडलाइंस दिया गया है, या फिर यूँ समझे तो इंस्ट्रक्शन, निर्देश दिया गया है। टू अप्लाई दीज वाइल, है ना, इसको क्या करना है? अप्लाई करना। ये सब जो दिया हुआ है अनुच्छेद 36 से 51 तक में निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, उसको क्या करना है? राज्यों को अप्लाई करना है। वाइल मेकिंग, जब आप क्या बना रहे हो? वाइल मेकिंग लॉज, जब राज्यों के लिए नीति का निर्माण कर रहे हो, जब राज्यों के लिए कानून का निर्माण कर रहे हैं, तो इसको क्या करना है? अप्लाई करना है। ये जो 36 से 51 तक में दिया हुआ है ना,
इस डीपीएसपी के अंतर्गत उसको क्या करना है, नीति निर्माण करते समय राज्यों का ये क्या है, कर्तव्य है कि वो क्या करे, इसको अप्लाई करे, है ना। इससे क्या होगा भाई, तो इसका मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारत की संविधान में जगह देने का मोटो क्या है। मौलिक अधिकार तो दे दिया गया, तो फिर ये क्यों एक और तरह का अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार के जैसा ही है। तो इसका मोटो है, इसका उद्देश्य है प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट, है ना। वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, एक जन कल्याणकारी राज्य जिससे जनता का कल्याण हो सके, ऐसे राज्य का निर्माण करना ही इसका उद्देश्य है। क्या करना, तो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, क्या करना, तो नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाना और इसके तहत एक जन कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, इस, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का उद्देश्य है। डीपीएसपी भारतीय संविधान में इसीलिए इस डीपीएसपी को भारतीय संविधान में इसीलिए जगह दिया गया ताकि नागरिकों को क्या मिल सके, एक, है ना, सामाजिक और आर्थिक न्याय मिल सके और इससे एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो सके। इसीलिए इस डीपीएसपी को भारत के संविधान में जगह दिया गया और इसीलिए इसे मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट के जैसा ही इसको समझा जाता है। बस ये क्या है कि ये राज्य की मर्जी पे डिपेंड करता है कि राज्य इसको चाहे, है ना, राज्य जैसे धीरे धीरे चाहेगा, है ना, धीरे धीरे जैसे राज्य अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे इसको लागू करेगा। लेकिन मौलिक अधिकार जो है, जिसको हमने 12 से 35 में पढ़ा था, वो, है ना, वो नागरिकों पे डिपेंड करता है ना, उसको एक पल के लिए भी नागरिकों से छीना नहीं जा सकता है ना। तो ये दोनों में फ़र्क है। तो एक तरह का ये मौलिक अधिकार ही है। तो ये हम समझ गए, इसका उद्देश्य क्या था, डेफिनेशन समझ गए। बात अब समझ में आ गया होगा कि आखिर मौलिक अधिकार क्या है, तो आखिर ये डीपीएसपी क्या है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि डीपीएसपी कुछ नहीं है ना, एक निर्देश है, एक इंस्ट्रक्शन है जो राज्यों को लागू करना होता है ना, जो राज्यों को अप्लाई करना होता है नीति निर्माण करते समय। यानी कि कुछ निर्देश दिया गया है, संविधान द्वारा कुछ निर्देश दिया गया है कि राज्य सरकार जब नीति का निर्माण करे तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए नीति का निर्माण करे। ये स्टेट के लिए क्या है, इंस्ट्रक्शन है। तो अब हम समझते हैं कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बैकग्राउंड को समझते हैं। अनुच्छेद, है ना, 36 से 51 तक में इसका वर्णन किया गया है और भारतीय संविधान के भाग 4 में है। और ये लिया कहाँ से गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन जो है फंसाने वाला पूछता है। जैसे आप हायर लेवल का एग्ज़ाम देंगे यूपीएससी, या फिर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देंगे, पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें आपसे क्वेश्चन फंसा देगा, पूछेगा कि डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया, तो हम जनरली तौर पे आयरलैंड ही मारते हैं। इसके अलावा इससे और एक क्वेश्चन बनता है कि आयरलैंड ने कहाँ से लिया। आयरलैंड खुद अपना, ये जो आयरलैंड है डीपीएसपी का खुद क्रिएशन नहीं किया था, खुद निर्माण नहीं किया था, बल्कि वो भी लिया था। कहाँ से लिया था, स्पेन से। स्पेन से आयरलैंड ने लिया, स्पेन से, और हमने लिया कहाँ से, आयरलैंड से। हमने इसको, है ना, हमने इस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 में ही, है ना, इस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जगह दिया गया था। तो हमने, है ना, वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही हमने इस डीपीएसपी को लिया है ना। उस समय जो ये जो नीति निर्देशक तत्व था, उस समय, है ना, 1935 के एक्ट में अनुदेश प्रपत्र के रूप में आया था, है ना, अनुदेश प्रपत्र के रूप में 1935 के, है ना, अधिनियम में ये आया था। उसी समय से आयरलैंड से लिया गया था। और उसके बाद जब भारतीय लोगों ने जब खुद का संविधान निर्माण किया, तो भी इसको, है ना, चर्चा विचार विमर्श करने के बाद इसको क्या किया गया, है ना, इसको लागू किया गया, भारतीय संविधान में जगह दिया गया। तो ये पूरा बात समझ गए, कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, है ना। आयरलैंड कहाँ से लिया, आयरलैंड का खुद का क्रिएशन नहीं है। आयरलैंड के संविधान के अनुच्छेद, है ना, 45 में था नीति निर्देशक तत्व,
तो आयरलैंड खुद का क्रिएशन नहीं किया हुआ है। तो आयरलैंड कहाँ से लिया था? स्पेन से। स्पेन ने खुद इसका क्रिएशन किया है। उसके बाद ये भारत में कब, यानी कि भारत में इसे कब ले लिया गया था? तो 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में ही इसको जगह दिया गया था। और फिर हम तो जानते हैं कि आधा से ज़्यादा लगभग 200 है ना 250 अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। तो उसी 1935 के अधिनियम से इसको भी लिया गया। तो ये बात क्लियर हो गया है ना। यहाँ लगभग जो भी इसके बैकग्राउंड थे हमने आपको बता दिया है। अब हम यहाँ पे फोकस करते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में, और समझते हैं कि ये 36 से लेकर और 51 तक के अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान है ना। और इसको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम इसको एकदम आसानी से बताने का प्रयास करेंगे। आप बिल्कुल है ना ध्यान लगाकर देखते रहिए, सुनते रहिए और याद करने का प्रयास कीजिए। अनुच्छेद 36, सबसे पहला है अनुच्छेद 36। इसको समझते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। हम पूरी तरीक़ा से बोर्ड को छोड़ दिए हैं है ना, और आप समझने का प्रयास कीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिखने का भी प्रयास कीजिएगा। जब भी आप कोई वीडियो देखकर पढ़ाई करने का प्रयास करें तो हाथ में कापी कलम ज़रूर रखें और उसको लिखते चले जाएं। जैसा कि अनुच्छेद 36 बता रहा है, एकदम सिंपल है। हमने बस है ना मुख्य बिंदु को ही इसमें जगह दिया है और लिखा है ना, ताकि आप इसको पढ़ें और याद हो जाए, और बाकी बात हम आपको समझा रहे हैं। तो सुनिएगा। तो अनुच्छेद 36, जो अनुच्छेद 36 से नीति निर्देशक तत्व स्टार्ट होता है। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट। जैसा कि हम मौलिक अधिकार पढ़े थे तो उसमें भी हमने अनुच्छेद 12 बताया था, 12 से शुरू हुआ था है ना, तो 12 बताया था। वो क्या करता है? अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 सेम बात कहता है। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट यानी कि राज्यों का परिभाषा, राज्य का परिभाषा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी निर्देश दिया जा रहा है सब स्टेट को दिया जा रहा है, राज्य को दिया जा रहा है ना। तो है ना राज्यों का परिभाषा दिया गया। आखिर राज्य किसको कहते हैं? तो हमने उसमें भी बताया था कि राज्य कहने का अर्थ हुआ कि एक ऐसा क्षेत्र जिसका अपना एक क्या हो? प्रशासन हो। एक ऐसा क्षेत्र जिसका अपना सब कुछ हो, अपना एक क्षेत्र सीमा हो, अपना एक प्रशासन हो, अपना एक संसाधन हो, है ना। तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? राज्य कहा जाता है। तो राज्य हमारा स्टेट भी एक, हमारा जो स्टेट हुआ, जैसे बिहार हुआ, यूपी हुआ है ना, ये भी एक राज्य है। इंडिया भी एक राज्य है ना। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, जैसे बिजली विभाग या कोई भी है ना, वो सब एक स्टेट के तौर पे काम करेगा। तो इन सभी राज्यों को है ना, यानी कि हर संगठन को क्या करना होगा? इसको लागू करने का प्रयास करना होगा, क्योंकि ये राज्यों को ही दिया गया है। ये जो डीपीएसपी है किस पे लागू होता है? तो राज्य पे लागू होता है, राज्य का कर्तव्य है। तो है ना सभी जो है अपने अपने स्तर पे इस डीपीएसपी के तहत काम करने का प्रयास करते हैं, इसको लागू करने का, इसके अनुरूप काम करने का प्रयास करते हैं। तो समझते हैं अनुच्छेद 36 क्या कहता है? तो राज्य के परिभाषा को, कुछ नहीं है, पहला क्या? परिभाषा। अनुच्छेद 36 पहला क्या कहता है? तो डेफिनेशन बताता है, राज्य का डेफिनेशन है ना। दूसरा क्या है? 37 क्या कहता है? तो एप्लीकेशन ऑफ द डीपीएसपी बट नॉट इन्फोर्सिबल है ना। एप्लीकेशन ऑफ द डीपीएसपी बट नॉट इन्फोर्सिबल क्या कहता है? 37 कहता है कि राज्यों का ये कर्तव्य है कि वो विधि निर्माण करते समय डीपीएसपी को लागू करने का प्रयास करे। यानी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में जो प्रावधान दिए गए हैं उसको लागू करते हुए है ना विधि के निर्माण करने का प्रयास करें, ये राज्यों का कर्तव्य है। लेकिन ये राज्यों पर फोर्स नहीं है, राज्यों पे क्या नहीं है? इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। किसी न्यायालय में इसके खिलाफ है ना, इसके विरुद्ध चुनौती नहीं दिया जा सकता है। समझ रहे हैं ना? ये अनुच्छेद 37 बोल रहा है कि राज्यों को लागू करना है डीपीएसपी, बट इट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट, इन एनी कोर्ट। किसी भी न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दिया जा सकता है, ये न्यायालय में इन्फोर्सिबल नहीं है। तो यही डिफरेंस है हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकार में और राज्यों के मौलिक अधिकार में, है ना। उसको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, इसको नहीं दे सकते। राज्य इसको लागू नहीं कर रही है तो हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, है ना। इसको लागू करवाने का हमारे पास क्या उपाय है कि अगर कोई राज्य इसके तहत इस डीपीएसपी के अनुसार विधि निर्माण नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है, तो हम अगले इलेक्शन में उसको सत्ता से हटा सकते हैं। यही हमारा हथियार है
इस डीपीएसपी को लागू कराने का, लेकिन मौलिक अधिकार में ऐसा नहीं है, उसको हम तुरंत न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। तो अनुच्छेद 37 क्या बोलता है कि राज्यों को लागू करना है लेकिन न्यायालय में ये इन्फोर्सेबल नहीं है। 36 क्या बोला, राज्यों का परिभाषा दिया। 38 क्या बोल रहा है ये देखते हैं। स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड इंश्योर सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल सामाजिक आर्थिक है ना, सामाजिक इकोनॉमिक आर्थिक एंड पॉलिटिकल यानी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 न्याय होता है ना, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अनुच्छेद 38 में याद रखना, अनुच्छेद 38 है ना, पूछता है एग्जाम में पूछेगा है ना। एक बार यूपीएससी में पूछा था कि किस अनुच्छेद में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, तो अनुच्छेद 38। तो इसको क्या करना है, याद रखना है। क्या करना है, राज इस तरह से है ना, राज इस तरह से सामाजिक विधि का निर्माण करे जिससे जनता का कल्याण हो सके, जन कल्याण हो सके और जनता को क्या मिल सके, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना है ना, ये राज्यों का काम है, क्योंकि इसको संविधान के अनुच्छेद में जगह दिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा है ना, तो हम आराम से बना सकते हैं। क्या, अनुच्छेद 38 में कहा गया है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात। चलिए, तो 36 में क्या, राज्य की परिभाषा। 37 में क्या, इसको लागू करना है, ये राज्यों का कर्तव्य है लेकिन इन्फोर्सेबल नहीं है, चुनौती नहीं दिया जा सकता है इसे न्यायालय में। 38 में क्या, तो 38 में राज्य को ऐसे विधि का निर्माण करना जिससे जन कल्याण हो सके और जनता को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। तो ये समझ गए 38 तक। अब हम 39 समझते हैं।